नमस्कार दोस्तों, आज 29 जनवरी है और आज मैं आपको इन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स दे रखे हैं, एडिटोरियल दे रखे हैं और जो भी एडिशनल न्यूज़ हैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग उसका मैं डिस्कशन करूँगा। तो एक्चुअली आज मैं इसमें 4 बेसिकली आर्टिकल्स हैं जो आपके लिए रिलेवेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस और कुछ जो एसएससी और बैंकिंग जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी। जैसे इसमें पहला आर्टिकल था ना इंडियन रेलवे के बारे में। अभी क्या रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने जो नदन जोन है उसका उसका उसकी एक जो नई डिवीज़न है, जम्मू डिवीज़न, उसका इनॉग्रेशन किया है। अभी आपको क्या होगा कि आपको डायरेक्ट मतलब आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा कश्मीर के लिए बाय वंदे भारत, ठीक है? एंड इंडिया में ना अभी अभी तक क्या था ना कि टोटल 70 रेलवे डिवीज़न थी, सॉरी 69 69 थी, अभी ये 70वीं रेलवे डिवीज़न है और नदर्न इंडिया में ये 6th रेलवे डिवीज़न नहीं है, ठीक है? तो बाकी थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ मैं, दे देता हूँ मैं जो भी दे रखा है उसमें, कि इंडियन रेलवे जो है ना वो ग्लोबली 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, ठीक है? पूरे वर्ल्ड में। और ये सिर्फ़ हमारे लोगों को ले जाने और लाने का काम नहीं करता। ये जो यूनिटी है और इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको उसके लिए भी हेल्प करता है, ठीक है? और एक्चुअली क्या था कि 2015 में ना, जो 2015 है, उसमें ना विवेक देबरॉय रिपोर्ट आई थी ऑन रेलवे रिफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है? तो उसमें चीज़ें रखी थी कि आप फील्ड ऑफिसर्स हैं, उनकी रीइंफोर्समेंट के बारे में, कि उनको मतलब थोड़ा उनको थोड़ा पावरफुल पोजीशन में लाया जाए, उनको अथॉरिटी दी जाए, ठीक है? जैसे वो डिसीजन ले सकें। और इंडिया की जो स्ट्रेटजी है उसके उसके रिगार्डिंग भी कुछ चीज़ें बोल रखी थी, ठीक है? तो वो थी थोड़ा इंपॉर्टेंट है बताने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आप ना इस चीज़ को कोट कर सकते हो कि भाई विवेक देबरॉय की जो रिपोर्ट आई थी, ये आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं लोग कि जो विवेक देबरॉय की रिपोर्ट थी, वो किसके रिगार्डिंग थी? तो वो भाई रेलवे रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग थी, जो 2015 में आई थी, ठीक है? उसके बाद एक चीज़ है कवर सिस्टम, ये एक तरह से बहुत सारे जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, जो टेक्निकल इन्वेंशन कर रही है फॉर सेफ्टी मेजर्स, और इंडियन रेलवे की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करने के लिए उसके रिगार्डिंग है, ठीक है? अभी एक और कुछ चीज़ें और भी हैं जो जो आप एग्ज़ाम में आगे चल के आपको पढ़ना चाहिए और आपको जानना चाहिए कि अभी इंडिया में ना, देश में ना, गति शक्ति विश्वविद्यालय भी इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है? और राष्ट्रीय जो संरक्षा कोष है, जो फंड है, ठीक है? वो भी उसको भी इस्टेब्लिश किया गया है ऑन 1 अप्रैल 2017 में, ठीक है? 2017 में ही वो इस्टेब्लिश हो गया था और इसमें हर साल ना 1 लाख करोड़ का फंड डिपॉजिट किया जाता है। और 2022-23 में तो गवर्नमेंट ने 45,000 करोड़ रुपए एडिशनली इसमें डाले थे, ठीक है? तो मे बी आप एक चीज़ बताइए यार, इतना पैसा गवर्नमेंट दे रही है, मतलब 2017 से 2022 तक ऑलमोस्ट हर साल 1 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने रेलवे की सेफ्टी और रेलवे में रिफॉर्म्स के लिए डाला है। मतलब 5 लाख करोड़ रुपए और एडिशनली 45,000 करोड़ रुपए तो उसने 22-23 में भी डाले हैं, ठीक है? तो ये भी चीज़, और मैं ना ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब इसलिए इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आए दिन हम लोग हर दूसरे दिन देखते हैं कि कहीं ना कोई रेलवे एक्सीडेंट हो गया, रेल डीरेल हो गई, अपनी जो पट्टी से उतर गई, कोई ना कोई इशू होता रहता है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे वो रेलवे सर्विसेज रिगार्डिंग हो, तो कोई ना कोई इशू चलते रहता है। तो पता नहीं, पर ठीक है, चलो, हम लोग, हमारा काम है चीज़ों को जानना, तो जानते हैं। और इसके लिए ना ऑलरेडी रेलवे ने ना विवेक देबरॉय कमेटी थी और भी कमेटीज आई, तो उन्होंने कई सारे मेजर्स सुझाव मतलब बताए हैं। तो जिसमें से पहला है, उन्होंने मतलब 3 एस स्टडीज दे रखी है। उसमें 3 एस में से जो पहला जो एस है ना, वो है लॉजिस्टिक सर्विसेज के बारे में, जो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी इंडिया में ना एक्चुअली क्या है कि जो लॉजिस्टिक सर्विसेज है वो काफ़ी महंगी है। और चाहे वो एशिया में हो, चाहे वो ग्लोबली हो, वो इतनी सस्ती नहीं। जैसे आप एक देखोगे कि इंडिया में टोटल जो लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है ना, वो भाई 14 से 18% है, ठीक है? ऑफ जीडीपी की, टोटल जीडीपी की। और ये जो एवरेज है ना ग्लोबली, वो सिर्फ 8% है, ठीक है? ये चीज़ है। तो मतलब ये चीज़ है कि ग्लोबली जो लॉजिस्टिक में ना, चाहे वो रेल से हो, चाहे वो रोड से हो, रेल रोड दोनों से, सॉरी, है ये, मतलब जो कॉस्ट है ना, वो रेल और रोड दोनों ही जो ट्रांसपोर्ट के साधन है इंडिया में, जो ट्रांसपोर्ट के जो भी मतलब साधन इंडिया में, उन दोनों का मिला के जो कॉस्ट है, टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो 14 से 18% है ऑफ जीडीपी इंडिया में, ठीक है? ग्लोबली ये सिर्फ 8% है। ये चीज़ देखोगे आप, ग्लोबली सिर्फ 8% है, ठीक है? और दूसरा है स्पीड के रिगार्डिंग। स्पीड क्या है इंडिया में जो क्या बोलते हैं, जो एवरेज जो इंडिया में जो एवरेज स्पीड है ना भाई, सुपर फास्ट ट्रेन की, वो 55 किलोमीटर पर हावर है,
ठीक है, अब सोचो इंडिया में जैसे अब मैं को आपको बताऊँ मैं, इंडिया में जो सबसे जो फ़ास्ट ट्रेन है वो गतिमान है। मतलब जो चलती है एटलीस्ट नॉर्दर्न ज़ोन में तो यही है वही गतिमान, जो दिल्ली से झांसी की तरफ चलती है, झांसी जो एमपी में है। ठीक ठीक है, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और जो माल गाड़ीज़ हैं, उनकी जो एवरेज जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर है। अब दोनों ही जो ये स्पीड है ना भाई, ये दोनों ही स्पीड ना एवरेज जो एक स्पीड है ग्लोबली उससे काफ़ी कम है ये। मतलब ठीक है, ऑलमोस्ट मैं आपको बोलूँगा कि ये हाफ है। मतलब हाफ से थोड़ा सा ही हल्का, थोड़ा सा ही मतलब ज़्यादा हो गई, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ है। मतलब आप समझ लो कि ग्लोबली ये स्पीड ना 100 किलोमीटर से ऊपर जाती है। और इसकी भी स्पीड, मालगाड़ी की स्पीड, जो लॉजिस्टिक गाड़ी है उसकी भी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जाती है। और इंडिया में जो रेल के थ्रू हम लोग जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, वो 27% है। मतलब 27% जो लॉजिस्टिक है, जो सामान है, गुड्स है, वो ट्रांसपोर्ट किया था रेलवे से। ठीक है, ये चीज़ है। और क्या हुआ था कि अभी मतलब रिपोर्ट आई थी, लॉजिस्टिक इंडेक्स रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की। तो उसमें इंडिया की जो 2018 में क्या बोलते हैं जो रैंक थी वो थी 44। और 2023 में जो रैंक थी वो थी आई थिंक दैट वाज 38। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब मानी। मतलब बताया गया था कि इंडिया ऐसी कंट्री जिसका फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में, उसकी इस तरह की रिपोर्ट, मतलब इस तरह की जो रैंकिंग वो उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, ऑल्दो अभी जो वर्ल्ड बैंक की जो ग्लोबल जो लॉजिस्टिक इंडेक्स है ना, उसको उतना भी इंडिया वेटेज नहीं देता है। और ग्लोबली भी उसको उतना वेटेज नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ सम नो क्या बोलते हैं, कुछ करप्शन टाइप का उसमें मिला था कि भाई ये रिपोर्ट है ना सही मेज जो पैमाने से उन पे नहीं बनाई जा रही है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसकी मैं बात कर इस वीडियो में बात करूँ दूसरे एडिटोरियल्स के बारे में, दूसरे आर्टिकल्स के बारे में, वो है मैरिज के रिगार्डिंग। ठीक है, मैरिज की एज के रिगार्डिंग एक्चुअली क्या हुआ था कि 2006 में एक लॉ आया था, प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ठीक है, उसका जो सेक्शन 3 है, उसके उसकी वजह से ना कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली क्या था कि सेक्शन 3 में दे रखा है कि जैसे हम लोग जैसे जो एक्ट है उसमें 2006 में उसमें दे रखा है कि लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए जो 21, इट्स अ लीगल एज फॉर मैरिज। ठीक है, बट द थिंग इज जो सेक्शन 3 है वो बोलता है कि अगर कोई भी लड़का लड़की दोनों ही अगर वो एडल्ट हो जाते हैं, मतलब अब जैसे इसके अकॉर्डिंग वो माने आ रहा है 21। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत कि लड़का के लिए जो एज है 21 है मैरिजेस, और लड़की के लिए 18। ठीक है, 18। तो सेक्शन 3 ये बोल रहा है कि भाई क्या बोलते हैं जो लड़का और लड़की जब वो एडल्ट हो जाएंगे, मतलब इसमें बोल रहा है कि 21 लड़के के लिए और 18 लड़की के लिए, तो वो अपना जो मैरिज है ना उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। उनके पास वो राइट होगा विद इन 2 ईयर्स ऑफ देयर एडल्टहुड। ठीक है, ये चीज़ रहेगा। तो मतलब लड़के के लिए मतलब एज हो जाएगी 23। मतलब 23 के भीतर भीतर, अपनी एज के भीतर वो अपनी जो मैरिज है ना उसको चाहे वो टर्मिनेट कर सकता है। और लड़की के लिए वो एज दे रखी है +2 कर दो इसमें तो 20। ठीक है, 20 साल। तो मतलब लड़का लड़की 20 साल के बाद, 20 साल के भीतर, और जो लड़का है वो 23 साल, वो दोनों ही अपनी जो मैरिज है उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट उनकी जो मैरिज है ना वो बचपन में या जब वो एडल्ट नहीं थे, वो नाबालिग थे, उस टाइप पर करा दिया, तो मतलब बालिग होने के 2 साल के भीतर वो उनके पास दे हैव द राइट टू टर्मिनेट देयर मैरिजेस। ठीक है, तो अभी एक्चुअली इसमें एक अब प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम इसमें ये आ गई कि जो 2011 का जो मद्रास हाई कोर्ट का ना एक वर्डिक्ट था 2011 का। तो 2011 के मद्रास हाई कोर्ट के वर्डिक्ट में मद्रास ने बोला था कि सही बात है, ये वो लोग ये चीज़ कर सकता है। ठीक है, मतलब वो ये जो चीज़ है वो ठीक है, क्योंकि उतना वो लोग उस टाइम तक अवेयर भी नहीं होते 17-18 साल की एज तक। ठीक है, और उस वर्डिक्ट को सस्टेन किया था 2017 की सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ना उस चीज़ को सही बोला था कि लड़का लड़की के पास उनके बालिग होने के 2 साल के भीतर टाइम रहेगा कि वो अपनी मैरिज को, अगर उनकी मैरिज बचपन में हो गई है और जब वो नाबालिग थे तो वो अपनी मैरिज को टर्मिनेट कर सकते हैं बालिग होने के 2 साल के बालिग होने के बाद 2 साल के भीतर भीतर। ठीक है, अब लेकिन 2024 में ना अभी एक केस आया था, क्या बोलते हैं केस का नाम था एक सेकेंड, संजय चौधरी वर्सेस गुड्डन। ठीक है, तो उसमें इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने बोला था कि नहीं ये चीज़ गलत है। और ये मतलब ये चीज़ लड़के के पास भी ना वो राइट रहेगा,
वो रहेगा 20 तक ही, ठीक है। मतलब 20 साल की एक एज ना, एक अप्रोप्रिएट 20 साल की जो एज है कि अप्रोप्रिएट एज है कि लड़का अवेयर हो जाए, लड़के को अब जो लॉ है ना वो उससे अवेयर हो जाएगा। तो और एक्चुअली अगर हम दोनों के लिए एज अलग रहेंगे, अलग रखेंगे 21 और 18, तो ये जो जो इक्वालिटी है, राइट ऑफ इक्वालिटी है, उसके भी अगेंस्ट है ये वाला चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ था। तो मतलब ये एक इशू है और ये रनिंग इशू है ये। और मैं बोलूँगा कि ना ये आपको सिर्फ जो जीएस सेक्शन 1 है, 1 और 2, इनके लिए आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा भी आपको ये ऐसे और एथिक्स में दोनों में हेल्प करेगा, क्योंकि द थिंग इज ये जो इस तरह के जो टॉपिक होते हैं वो रनिंग टॉपिक होते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी, इकोनॉमी और उससे चलते रहते हैं। और ये चीज़ ये अब इसके बारे में ना आप जनरली अभी पहली बार नहीं है, साल में आप इसके बारे में कम से कम 20 बार पढ़ लोगे, ठीक है। ये टॉपिक के बारे में चलते रहेगा। तो बस इतना चीज़ है, आप इसमें 3 चीज़ समझ लीजिए। पहले तो मद्रास हाई कोर्ट, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का 2017 का वो वर्डिक्ट, एंड देन 2024 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक है। जिसने 20 साल के लिए बोला कि वो 20 साल की एज तक इनके पास राइट रहेगा कि वो बालिग होने के बाद, मतलब 18 साल के बाद 2 साल उनके पास टाइम रहेगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, कि वो अपनी जो मैरिज है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये क्या आर्टिकल था, ठीक है, ठीक। और अब इसके बाद ना तीसरा जो आर्टिकल था वो था वो तीसरा आर्टिकल है, वो है गुलेन वेरी सिंड्रोम के बारे में। तो दे एक्चुअली था, अभी ना पुणे में एक आउटब्रेक ब्रेक हुआ है इस डिजीज़ का। ये एक्चुअली बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन दोनों की वायरस दोनों की वजह से ये हो सकता है। और जो बैक्टीरिया अभी जो पुणे में जो आउटब्रेक हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट 100 केसेस सामने आए हैं और एक पर्सन की डेथ भी हो गई है। तो ये एक्चुअली जो आउटब्रेक है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। और वो बैक्टीरिया है कैम्पलियोबैक्टर जेजोनिक बैक्टीरिया, ठीक है। जो बेसिकली एक्चुअली क्या हुआ गया ना कि वहाँ पर पाया गया कि जो फूड है और वाटर फूड कंटामिनेशन और वाटर कंटामिनेशन की वजह से ये जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड हुआ है, ठीक है। और अब इसमें बस वही है कि जो प्रॉब्लम कहाँ है, ये चीज़ हुई क्यों? क्योंकि जो पुणे ऐसी सिटी है, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारी जो सिटी है ना, वहाँ पे जो हाइजीन लेवल है, वहाँ पे जो सैनिटेशन लेवल है, वो कितना गिरा हुआ होता है, ठीक है। वहाँ पे इंडिया में जो सिटीज़ हैं वहाँ पर जो सैनिटेशन लेवल है बहुत गंदा होता है, ठीक है। और और एक्चुअली हर साल ना सर्विलेंस भी होता है वाटर का। और फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो सर्विलेंस है, ठीक है, जो सर्विलेंस जो मैकेनिज्म है उसमें कहीं ना कहीं लेक्यूनास है, उसमें कोई कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। और या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस चीज़ को ना सही से लिया नहीं। तो ये चीज़ है। दूसरा है कि इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चाहिए कि ये ना विद इन 2 वीक्स, 2 वीक्स के बीच में ही ना इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए। नहीं तो ये थोड़ा सा इसको कर्व करना, इसको डिजीज़ को संभालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और कई सारे ट्रीटमेंट है इसके लिए, टाइम पे इसको आप डायग्नोस कर लो, ठीक है। और कई सारी जो जैसे प्लाज्मा एक्सचेंज जो एक प्रोबेबली जो ट्रीटमेंट है नाम है, उसमें जो थेरेपी यूज़ की जाती है वो भी इसमें यूज़ की जाती है। तो बस यही है, मतलब इसके बारे में फिलहाल मेंस परस्पेक्टिव से भी देख लो, जानो, मतलब अगर इसको टॉपिक को आप पढ़ सकते हो। और प्रीलिम्स के लिए थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ना जो गुलिन बेरिन मतलब प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए ना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि जो ग्लिन बेरे जो सिंड्रोम है उसका आउटब्रेक अभी जनरल इंडिया में कहाँ हुआ था, और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है या फिर वायरल डिजीज़ है। तो दोनों से होता है, बैक्टीरिया से भी और वायरस से भी। और वायरस का नाम, और जो बैक्टीरिया अभी रिसेंटली उसका नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। और थ्रू किसके होता है, ये वाटर और फूड कॉन्टामिनेशन की वजह से भी होता है। और बस यही आपको इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपके लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपका चौथा जो आर्टिकल है वो जिसको मैं चौथा नहीं बोलूँगा, मैं ये पहले ही इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड है ये। क्योंकि एक्चुअली ये इसमें ये है कि जो विक्टर हुगो करके एक पर्सन थे। तो उन्होंने एक लाइन बोला था, उन्होंने बोला था कि नो फोर्स ऑन द अर्थ, नो ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। मतलब कोई भी जो फोर्स है ना अर्थ पे, वो उस आइडिया को नहीं रोक सकती, मतलब उस चीज़ को नहीं रोक सकती जो होने वाली है, ठीक है, जिसका टाइम आ चुका है। तो उसके अभी बोलते हैं ना कि अपना अगर जिस चीज़ को होना है उसका टाइम आ चुका है, उसके लिए रिक्वायर्ड जो फील्ड है वो तैयार है, तो अब उस चीज़ को होने से आप नहीं रोक सकते, ठीक है, वो चीज़ है। तो विक्टर हुगो ने बोला था। तो ये चीज़ अब
जो पीएम मनमोहन सिंह थे ना, पीएम मनमोहन सिंह, उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया था 1991 में। उन्होंने बोला था कि अभी टाइम आ चुका है कि अभी टाइम आ चुका है कि हम लोग जो इंडियन इकॉनमी है उसको दुनिया के लिए खोलें। और जब उस टाइम पे और फिर वही जो वो समय था कि जिस टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म इंडिया में आए थे, ठीक है? तो वो तो मतलब ये चीज़ है। अभी अब मैं बात करूँ ना, इस चीज़ में ऐड ऑन करूँगा थोड़ा सा कि इंडिया ना, मोदी जी बहुत बार बोले हैं इंडिया, और कई कई बार मतलब पब्लिक मीटिंग्स में और पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस में, तो खैर नहीं करते हो, लेकिन जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं जब भी उन्होंने एक चीज़ बोली है, जैसे वो इंडिपेंडेंस पे या रिपब्लिक डे जो भी अभी अभी गया वहाँ पे जो बोल देते हैं वो कि 2047 तक इंडिया को ना एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो देखो, डेवलप कंट्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको ना, आपको ये नहीं चाहिए कि आप जीडीपी को ग्रो करो सिर्फ, ठीक है? इंडिया में जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, ठीक है? और इनकम इनक्वालिटी से रिलेटेड, फ्री वीज से रिलेटेड, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? और क्योंकि जैसे हम जानते हैं ना, इंडिया में मतलब ऑलमोस्ट इस 80 करोड़ जो फैमिलीज हैं, जो लोग हैं, उनको सब्सिडाइज फूड ना गवर्नमेंट फेयर शॉप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो अभी आप सोचो ना कि 2047 तक हम लोग को अगर इंडिया को वर्ल्ड की ना डेवलप कंट्री में शामिल करना है, तो उसके लिए पर कैपिटा जो इनकम है ना, वो होनी चाहिए 23,380 डॉलर पर कैपिटा। जो पर कैपिटा जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए 23,380 डॉलर, ठीक है? और हमारी इंडिया में अभी है 2024, जो आईएमएफ की जो रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में भी जो पर कैपिटा इनकम है वो है 2,697 पर डॉलर रुपये, ठीक है? मतलब 2697, ठीक है? जो काफ़ी कम है, और हम मतलब ऑलमोस्ट हमको 9 टाइम्स, 9 गुने से ज़्यादा हम लोग को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है? अपनी जो पर कैपिटा इनकम है उसको 23,380 डॉलर ले आने के लिए 9 गुना ऑलमोस्ट टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत कम है, 2697 डॉलर रुपये बहुत कम है। और आरबीआई ने बोला है कि अगर हम लोग को इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है और उसकी जीडीपी को बहुत बढ़ाना है, तो हमें हर साल, अगले 25 सालों में हर साल 7.6% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ना होगा, जीडीपी को बढ़ाना होगा, ठीक है? अगले 25 सालों में 7.6% से हम लोग को आगे से जीडीपी को मतलब ग्रोथ रेट उसकी सस्टेन करनी पड़ेगी। और अभी और हम एक हिस्ट्री में ये हुआ है, ठीक है? एक चीज़ है कि सिर्फ 1991 से 2024 के बीच में केवल 7 बार ही ऐसा हुआ है कि इंडिया की जो ग्रोथ, जीडीपी की जो ग्रोथ है ना, वो मतलब वो 7.6% रही है, ठीक है? और वो भी 2 साल से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाई है वो, मतलब 2 साल भी हार्डली इंडिया 7.6 से लगातार कंटिन्यू ग्रोथ नहीं कर पाया है, ठीक है? और इंडिया का जो डेट है ना, वो काफ़ी बढ़ गया है। इंडिया की जो डेट टू जीडीपी जो रेशियो है, वो अभी इस टाइम पे 80% है, ठीक है? और एफ आर बी एम का जो एफ आर बी एम के एक्ट के अंतर्गत जो टारगेट था वो था 60%, ठीक है? तो उससे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो वो उसको क्रॉस कर चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंडिया में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, इनकम से इनकम इनक्वालिटी से रिलेटेड, फ्री से रिलेटेड, जो हम लोग हमारे जो ना पॉलिटिशियंस इलेक्शन को जीतने के लिए बहुत सारे जो वादे करते थे लोगों से कि भाई इस पर्टिकुलर योजना के तहत, उस पर्टिकुलर योजना के तहत हम लोगों को 1,800 रुपये देंगे, 6,000 रुपये देंगे, कोई बोल रहा है 5,000 रुपये देंगे। तो भाई वो फ्री बीस है, मतलब पहले एक्चुअली क्या था ना कि इलेक्शन में जब भी पैसे को यूज़ किया जाता था, तो उसको करप्शन बोलते थे। लेकिन अभी चेंज आ गया है टाइम, मतलब अभी पॉलिटिक्स में मतलब इलेक्शन के टाइम पे जो पैसा यूज़ किया जाता है, उसको लोगों ने बोल दिया है कि ये मतलब लोगों की इनकम को बढ़ाने के लिए उसको फ्री बीज बोल रहे हैं लोग, ठीक है? तो मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो बेसिकली ये मतलब यही 4 टॉपिक थे। तो बस आपको मैं अभी थोड़ा प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो एडिशनल रिपोर्ट है, एडिशनल जो न्यूज़ है, कुछ वो मैं बता देता हूँ। जैसे पहली जो न्यूज़ है वो है रामसर साइड के रिगार्डिंग। तो रामसर साइड सबसे ज़्यादा रामसर साइड है अभी इस टाइम पे यूके में, ठीक है? मैं आपको देखो उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया प्रीलिम्स में, मेंस में, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आलतू फालतू मैं नहीं चाह रहा कि आप उतना कुछ पढ़ लो, क्योंकि ये चाहूँगा ना मैं वीडियो में आपको 1.5 घंटे बना सकता हूँ, कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टॉपिक, और मैं जो वर्ड्स भी है ना वो उतना ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर मैं 10 पेज का पूरा मैं पीडीएफ दे दूँ, वो आप उसमें से आपको याद ना रहे 5 पेज का भी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एग्ज़ाम एग्ज़ाम में कितना आपको याद रह सकता है, उतना ही आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है? और
वो भी आपको जो पॉइंट होते हैं पॉइंट्स के रिगार्डिंग, जैसे मैं इसलिए मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ। तो पहला जो टॉपिक था वो रामसर साइट के रिगार्डिंग था, उसमें दे रखा था कि सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है अभी ग्लोबली वो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, इंग्लैंड में है, उसके बाद मैक्सिको में, ठीक है। इंडिया में देखो तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट आपको तमिलनाडु मिलेंगी 18, और उसके बाद यूपी में 10, ठीक है। दूसरा अभी ना एक्चुअली एक कि जो इंदौर है ना, इंदौर सिटी, और जो उदयपुर सिटी जो राजस्थान में, और इंदौर आपको मिलेगा एमपी में, ठीक है। तो वहाँ पर दे हैव बिकम द टू, वो इंडिया की पहली 2 सिटी बनी है जिनको ना जो जो ग्लोबल जो लिस्ट होती है एक्रीडेटेड वेटलैंड सिटीज़ के अंदर जो लिस्ट होती है, उसके अंदर जो मतलब बेसिकली क्या है कि रामसर कन्वेंशन है जो 1975 में साइन हुई थी, उसके अंदर एक तरह से कन्वेंशन, मतलब एक नई कन्वेंशन आई थी। आई थिंक ये मोस्ट करेक्टली मैं बताऊंगा अभी आपको मैं। तो वो उसके अंदर लिस्ट बनाई जाती है जो वेटलैंड सिटीज़ की, जिनको वेटलैंड सिटीज़ का दर्जा दिया जाता है। तो उसमें भी ना इंडिया की पहली 2 सिटी जिनको वो दर्जा दिया गया है वो है उदयपुर और एमपी, ठीक है। उदयपुर और इंदौर, ठीक है। इंदौर एमपी में है, जो उदयपुर है वो राजस्थान में है, ठीक है। वो चीज़ है। और बेसिकली क्या है कि इंदौर में वो ये जो स्टेटस दे रखा है किसके लिए, मतलब सिटीज़ को क्यों दे रखा है, वेटलैंड सिटीज़ का वो दे रखा है। सिरपुर करके जो लेक है, सिरपुर करके जो लेक है उसकी वजह से, ठीक है। सिरपुर लेक इंदौर में है, उसकी वजह से इंदौर को एक्रीडेटेड वेटलैंड सिटीज़ है उसका दर्जा, मतलब बेसिकली दे रखा है। और उदयपुर में काफ़ी 4 से 5 हैं, लेकिन वो आपको नाम ध्यान रखना नहीं है। देखो मेनली इसमें आपको याद यही रखना है कि जो रामसर साइट के अंतर्गत जो एक्रीडेटेड वेटलैंड जो सिटीज़ हैं उसमें 2 अभी इंडिया की सिटीज़ ऐड हुई हैं, और दोनों ही अभी पहली बार सिटीज़ ऐड हुई हैं, वो है उदयपुर और इंदौर। हार्डली आपसे प्रीलिम्स में हो चाहे उस मेंस में हो, वही आपसे वो पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता दूँ रामसर कन्वेंशन के बारे में, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली रामसर, एक सेकंड। तो इसके बाद मैं थोड़ा रामसर कन्वेंशन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ ना। ये रामसर कन्वेंशन एक्चुअली 1971 में एक बेसिकली एक ना ट्रीटी थी। तो वो ट्रीटी एक साइन हुई थी 1971 में। जो रामसर है वो बेसिकली एक जगह का नाम है, वो है ईरान में, ठीक है। ये चीज़ है। और ये जो ट्रीटी थी वो फोर्स में आई थी 1975 में, ठीक है। ये चीज़ है। तो थोड़ा ये रामसर अभी इसके जो टोटल मेंबर है रामसर कन्वेंशन के वो हैं 172, ठीक है। और टोटल इंडिया में जो और अभी इंडिया में टोटल जो रामसर साइट्स हैं वो हैं 85, ठीक है। ये याद रखो, मतलब आप सिर्फ ना चीज़ों को ना पॉइंट में याद रखो, मतलब बहुत ज़्यादा रामायण पढ़ने की आप जरूरत नहीं है। आपको कुछ पॉइंट पता होना चाहिए। रामसर कन्वेंशन कब साइन हुई? 1971 में। ये एक ट्रीटी है बेसिकली, ये फोर्स में आई थी 1975 में। रामसर बेसिकली क्या है, एक सिटी का नाम है ईरान में, ठीक है। टोटल अभी इसके जो मेंबर स्टेट हैं, मतलब पूरे जो कंट्री साइन कर रखे हैं रामसर कन्वेंशन को, उनका नंबर है 172, ठीक है। और टोटल जो रामसर साइट इंडिया में वो है 85, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ मैं इसके बारे में कि इंडिया में ग्लोबली, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबली यूके जो यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं, ठीक है। वो आपको मिलेंगी 175, ठीक है। उत्तराखंड में 175 रामसर साइट्स हैं, और मैक्सिको में जो टोटल साइट है वो 142, ठीक है। और तमिलनाडु में, जैसे मैंने आपको बताया, तमिलनाडु में 18 साइट्स हैं, 18 साइट्स हैं, और यूपी में 10 साइट्स हैं, ठीक है। रामसर साइट के अंतर्गत आती हैं। इसमें कुछ चीज़ें अभी आपको थोड़ा जानने की आप जान सकते हो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड के बारे में। जैसे एक रिकॉर्ड होता है ना मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एक्चुअली क्या था, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड एक रजिस्ट्री है, एक रजिस्टर है, एक डॉक्यूमेंटेशन है किस चीज़ के बारे में, वेटलैंड साइट्स के बारे में। वो बात करता है कि वो कौन सी वेटलैंड साइट है उनको डेजिग्नेट किया गया है एज अ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जहाँ पर कोई ना कोई इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस आए हैं, या चेंजेस होने वाले हैं, या हो सकते हैं, या होंगे आगे चल के, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और पॉल्यूशन ऑफ अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से क्या क्या इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस आ सकते हैं, और उसी बल्कि किसी भी रामसर साइट में, तो उसी रामसर साइट के पूरी जो लिस्ट है ना, उनको बोला जाता है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड। तो बेसिकली यही चीज़ है। और इंडिया में ना बेसिकली आपको बता दूँ मैं, जो केलादी नेशनल पार्क है, और जो लोकतक लेक है, उसको मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में वो रजिस्टर्ड है, ठीक है।
तो बेसिकली जो वेटलैंड सिटी है ना, जो जिनको जिनको एक्रेडिटेशन प्रोग्राम है, उन जहाँ पे उदयपुर और इंदौर को ना शामिल किया गया है। तो वो बेसिकली एक ना वॉलंटरी एक फ्रेमवर्क है। वहाँ पे आप वॉलंटरी अपनी जो सिटीज़ है ना, उनको आप उनको रजिस्टर करा सकते हो। और ये जो रामसर जो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ना, इसको ये मतलब कॉप 12 जो हुआ था रामसर कन्वेंशन का, जो रेगवे में हुआ था, वहाँ पर ये चीज़ एक्चुअली आई थी निकल के। ठीक है, तो वो चीज़ है। और मतलब इतना अभी इसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। इतना ही मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है ना, वो है लेज़िम, जो महाराष्ट्र एक फोक डांस है, जो लेज़िम करके है ना, वो एक महाराष्ट्रियन एक जो फोक डांस है बेसिकली। तो हुआ क्या था कि ना, एक मूवी बन रही है जो छत्रपति संभाजी है ना, संभाजी है, उनके ऊपर संभाजी के ऊपर एक मूवी बन रही है, छावा मूवीज़ करके नाम है उसका, ठीक है। तो वहाँ पे ना एक फोक डांस दिखाया गया है, जिसको जो छत्रपति जो संभाजी जो संभाजी थे ना, वो परफॉर्म करते थे। तो बोला ये गया कि भाई मूवी ना इस फोक डांस को ना बराबर तरीके से दिखाया नहीं गया है। और जो कैरेक्टर है वो है विकी कौशल, जो एक्टर है। तो बेसिकली मतलब यही है कि ना, ये एक तरह से कंट्रोवर्सी है कि उसमें जो विकी कौशल हैं, वो जो समाजी हैं, उनका कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। और उसमें जो फोक डांस है लेज़म करके, वो उसमें उसके ऊपर थोड़ा सा ना लोग ना कुछ आपत्ति कर रहे हैं कि वो डांस ना सही से परफॉर्म नहीं किया है। तो ये जो मूवी है छावा मूवीज, उसमें से उस डांस को हटाने का बोल रहा जा रहा है कि वो हटा दिया जाएगा। तो बस इतना ही है। इसको मतलब पढ़ सकते हो कि भाई मूवीज़ में आप मतलब मूवीज़ जो होती है ना, उस उसकी रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हो भाई, कल्चर और इंडिया की जो हेरिटेज है उसको दिखाने से मतलब वो किस तरह से मूवीज़ के जो एथिक्स हैं, जो एथिकल जो वैल्यूज़ हैं मूवीज़ को उस टाइम पे माइंड जो मूवी मेकर्स हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर है, उनको माइंड में रखनी चाहिए कि किस तरह से वो चीज़ों को लिखें। और अगर वो लिख पा रहे हैं तो उनको सही से उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर। उनको नहीं नहीं तो उनके ऊपर ना इस तरह के एथिकल इश्यूज़ हो सकते हैं। और सोसाइटी में जो भी प्रेशर ग्रुप्स हैं और जो कल्चरल नो जो पुलिस है, वो उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। तीसरा इसमें जो आर्टिकल है वो है फेंटानिल के बारे में। फेंटानिल बेसिकली एक सिंथेटिक ओपियोइड है। ओपियोइड मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हमारा जो माइंड है, वो उसका जो कॉन्शियसनेस है, वो दैट वाज डैमेज। वो थोड़ा मतलब वो क्या बोलते हैं, आपका माइंड अपना कॉन्शियस नहीं रहेगा फिर। और लेकिन अगर इसका सही डोज एक सही क्वांटिटी में रेशियो में यूज़ किया जाए तो इस तरह से पेन किलर की तरह काम करता है और एनेस्थीसिया की तरह काम करता है ये, ठीक है। इसके बाद चौथा जो आर्टिकल था वो कावेरी रिवर के बारे में। वो उसको अब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब वो कावेरी रिवर के बारे में अपने अपने से आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कावेरी रिवर क्या है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्योंकि अभी जो ये आर्टिकल है ना, ये कावेरी और जो वेलोर रिवर है ना, उसके लिंकिंग से रिलेटेड है। और लेकिन भी क्या दिक्कत है कि ना, कि ये जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, 2021 से ये न्यूज़ में है। और इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें प्रोसेस में चल रही है ना, उनको पहले पूरा होने दो। आप हर टॉपिक के ऊपर पीएचडी पहले से मत करने बैठ जाओ, ठीक है। तो पहले उनको पूरा होने दो, तभी उनको आगे पढ़ो। तो बस दैट्स इट। आज मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सो थैंक यू।